एमपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं आप सभी बच्चों को कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 विषय हिंदी मध्य प्रदेश राज्य के सारे बच्चों को इस वीडियो में जो प्रश्न आने वाले हैं पूरा का पूरा प्रश्न बताया गया है। चुपचाप से पूरा वीडियो देख लो और चुपचाप से पूरा लिख लो, क्योंकि वीडियो कब डिलीट हो जाए पता नहीं है। तो ठीक है, मैंने बोर्ड पर पूरा बताया हूँ कि क्या क्या पेपर में आने वाला है। कॉपी और पेन निकाल करके बैठो और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो और उसको नोट करो। अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर, असली पेपर, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न नहीं आने वाले, मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, और आप सभी जो 9वीं क्लास के बच्चे बैठे हैं, असली पेपर में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा पूरा बताने वाला हूं। कोई नहीं बताएगा आप लोग को, ठीक है, ना स्कूल वाले बताएंगे ना यूट्यूब वाला, कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कक्षा 9वीं हिंदी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस बारीकी समझना। ठीक है, कक्षा 9वीं हिंदी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2021-2022। सबसे पहले लिख करके रख लो, तुमको निबंध आएगा विज्ञान के चमत्कार और पर्यावरण प्रदूषण। 2 निबंध खटाखट लिखते भी जाओ, बोल रहा हूं जो मैं। विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, मोस्ट आईएमपी निबंध। विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, ये 2 निबंध याद करना है। 3 या फिर 4 नंबर का आपको बन जाएगा। जल्दी से देखो। ठीक है, 3 या फिर 4 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। निबंध कितने नंबर का आएगा? 3 या 4 नंबर का एक प्रश्न बनेगा खटाकने से। निबंध 3 से 4 नंबर का, अर्धवार्षिक में भी आएगा, वार्षिक में भी आएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक में 3 से 4 नंबर का आपको क्या आएगा? निबंध आएगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कक्षा 9वीं सत्र 2021-2022 एमपी बोर्ड। ठीक है, अगला आपको पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। पत्र आएगा आपको 4 अंक का। पत्र कितने नंबर का आएगा? देखो, तैयारी कैसे करना है, क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, वो पूरा सिस्टम समझ लो एक बार। आपने एक बार निबंध याद कर लिए, आपको 3 या फिर 4 नंबर में लगाए। 4 नंबर में जो निबंध आएगा ना, वो पूरा आपको डिटेल्ड में लिखना पड़ेगा, 2, 2.5, 3 पेज का, है ना। हिंदी विषय में बता रहा हूं मैं, समय कम पड़ जाता है, इसलिए स्पीड तेज रखना बिल्कुल, है ना। और पत्र जो आएगा आपको 4 अंक का आएगा। पत्र कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आपको क्या आएगा? पत्र आएगा। 4 नंबर क्या आएगा? पत्र नए पेज से लिखा जाता है। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 या फिर 5 पत्र आपको तैयार करना है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से पत्र आपको याद करना है, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक प्रश्न आता है आपठित गद्यांश का। क्या आता है? आपठित गद्यांश। समझो आपठित गद्यांश किसे कहते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे देगा, वो क्या दे देगा? एक कुछ लिखा रहेगा वहां पर, और उसी के नीचे कुछ प्रश्न लिख देगा। वो उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी गद्यांश में से खोज करके देने, ऊपर ढूंढ करके आपको देना है। ये फ्री फोकट के नंबर है जो कि आपको 3 नंबर के मिल जाएंगे। इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। परीक्षा में बैठ करके आपको इजीली क्या मिल जाते हैं? नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद कृतिका के प्रश्नोत्तर। आपकी जो बुक है ना, इतना आपने समझ लिए। चलो, ये 3 टॉपिक हो गए अपने, इसको लिख लो बिल्कुल। इसको लिखना है कॉपी में, ठीक है, कॉपी में लिखो इसको बिल्कुल। इसके बाद समझो, अब आपका जो मासिक कैलेंडर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने कोर्स देख लो यहां पर क्या क्या है। ठीक है, यहां पर देख लो कितने महीने कोर्स? 5 महीने का कोर्स। आपको ब्रिज कोर्स तो आना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन ब्रिज कोर्स तो उतना नहीं आएगा। ब्रिज कोर्स तो बहुत कम आएगा इस बार। त्रैमासिक में समझना, ब्रिज कोर्स 10-20 नंबर का बस आएगा, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा। ठीक है, 2 बैलों की कथा, हीरा मोती वाला जो पाठ है, इसके आंसर क्वेश्चन आपको याद करना है। क्या याद करना है? आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और इसका कवि का नाम याद कर लेना, इसके लेखक का नाम याद कर लेना, क्योंकि इससे क्या आता है, कई बार गद्यांश आ जाता है और गद्यांश से लिखा रहेगा, और गद्यांश में नीचे लिखा रहेगा इसकी व्याख्या कीजिए, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखिए, और इसके आपको आंसर क्वेश्चन से भी आएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट पढ़ना है आपको साख्य एवं शब्द। साख्य एवं शब्द पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? साख्य एवं शब्द। ठीक है, साख्य एवं शब्द वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। अगला उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये वाला पार्ट भी आपको पेपर में आएगा। सवैये भी आपको पढ़ना है। अरे ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा,
आपहु शीतल होए, मतलब कि हमेशा मीठी बाड़ी बोलो, मधुर बाड़ी बोलो। अरे पढ़ना बहुत अच्छे अच्छे जीवनदायी दोहे इसमें दिए गए हैं सबैया वाला पाठ में, ठीक है। अगला, मेरे संग की औरतें, अपने संग कोई औरतें नहीं है भैया, ठीक है। मेरे संग पाठ का नाम है वो, ठीक है। किसका नाम है? पाठ का नाम है। ये वाले पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको याद करना है। अगला, नाना साहेब की पुत्री, मैना देवी को भस्म कर दिया, ये वाला पाठ भी याद करना है। अगला, प्रेमचंद के फटे जूते, ये वाला पाठ भी याद करना है। अगला, केदी और कोकिला, केदी और कोकिला, ये वाला पाठ भी क्या करना है? याद करना है। अगला, ग्राम श्री, ये वाला पाठ भी अर्धवार्षिक में आएगा। ग्राम श्री, कितना अच्छा नाम है, ग्राम श्री। अगला, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी वाला पाठ है, उसको भी याद करना है। इनके पूरे प्रश्न उत्तर याद करना है, ठीक है। और जो पद वाले पाठ है सवैये वाले, इनके दोहे वगैरह भी याद करना है। अब समझो उसके बाद क्या आएगा। कृतिका वाली जो किताब है ना, इतने पाठ में से जो पाठ कृतिका की बुक से आए हैं, कृतिका वाले पाठ के आपको 6 विकल्प आएंगे। कृतिका वाली जो किताब है ना, कृतिका वाली किताब में से जो जो पाठ आपको अर्धवार्षिक में आ रहा है, इतने पाठ में से जो यहाँ पर लिखा हूं मैंने, इन्हीं पाठों के अंदर जो पाठ कृतिका वाली बुक के हैं, उनके 6 विकल्प बन करके आएंगे। और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। ऐसा साफ साफ ब्लूप्रिंट में लिखा होता है, लेकिन मूर्ख बच्चों को ब्लूप्रिंट देखना ही नहीं आता है। देख लेते लेकिन समझ नहीं पाते हैं। अगला, भाषा बोध मतलब व्याकरण, ये ब्लूप्रिंट की तैयार करना है। अब यहां पर समझो भाषा बोध क्या होती है। भाषा बोध में आपको संधि आएगी, विकल्प भी आएंगे, प्रश्न भी आ सकता है। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से विकार होता है तो संधि कहते हैं। अगला, संधि आ गया। निपात शब्द, निपात शब्द पेपर में जाएंगे आपको। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। कई सारे जो शब्द होते हैं ना, मैं घर जाता हूं, कई सारे जो क्या होते हैं, शब्द होते हैं, उनके मिलने से बनता है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अरे भैया, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ऐसे होते हैं, ठीक है। सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, गाइड मिल जाएगा। 9वीं गाइड तो आई नहीं है, तो 10वीं क्लास के जो भैया लोग होंगे ना, उनसे प्रबोध की गाइड मांगना, भैया आपकी हिंदी की प्रबोध की गाइड दिखाओ ना, या बुक स्टोर जाना चुपचाप से बोलना भैया प्रबोध की 10वीं की दिखाओ, क्योंकि 10वीं की व्याकरण और 9वीं की व्याकरण पूरी सेम है, पूरी सेम है। बस प्रश्न उत्तर आंसर क्वेश्चन में से अलग है, बाकी 9वीं की और 10वीं की व्याकरण क्या है, सेम है। तो 10वीं वाली दीदी से बोलना, अरे दीदी हमको भैया वो दिखाओ ना तुम्हारी हिंदी गाइड, और खटाखट फोटो खींच लेना और लिख करके याद कर लेना, ठीक है। अगला देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत करना, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आएंगे आपको। मुहावरे आएंगे। मुहावरे किसे कहते हैं? पेपर में जाएगा 9 2 11 होना। मुहावरे का अर्थ लिखो, वाक्य में प्रयोग करो, तो क्या लिखोगे? 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना, है ना कि नहीं, भाग जाना। तेरा नाम क्या है? क्या है तेरा नाम? इसका नाम को मोहित, क्या बैठ जाओ, है ना, मोहित वर्मा, है ना कि नहीं। स्कूल में माँ साहब को देख करके मोहित 9 2 11 हो गए, है ना कि नहीं, ठीक है, बन गए एक वाक्य। नहीं, स्कूल में मोहित को देख करके माँ साहब 9 2 11 हो गए, ठीक है। तो ये वाक्य का प्रयोग करना है, जरूरी नहीं है कि जो है वो ही करेंगे, अपन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सुनो, क्रिया विशेषण आएंगे आपको। क्या आएंगे? क्रिया विशेषण। अगला, बर्तनी शुद्ध करने के लिए आएगा, गलत शब्द लिख देगा वो, उसको सही लिखना है, ठीक है। बर्तनी। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। दिन का विलोम रात, अच्छा का विलोम सज्जन का दुर्जन, कठोर का हाँ मृदु या फिर नरम, जो भी बोलो, ठीक है, ऐसा होता है ना।
ये है ना, ये क्या हो गया बिलोम। इधर क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है इधर, यहां पर देखो। और पगलाई करना बिल्कुल मत आओ कोचिंग, किसी को बुलाया नहीं मैंने घर पे आकर के। आ रहे हो कोचिंग, चुपचाप यहाँ पे समझो, पढ़ाई लिखाई करो और परसेंटेज बनाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो तो कुछ बन जाओगे। फालतू काम के चक्कर में रहो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, भविष्य बर्बाद कर लोगे अपना। ठीक है, क्या आएगा यहां पर, क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना है, क्रिया विशेषण। बर्तन ही आएगा, विलोम शब्द आएंगे। विलोम शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे खुशबू का विलोम क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है, और भी बहुत सारे विलोम होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द। उपसर्ग, पेपर में आपको उपसर्ग आएगा, पेपर में क्या आएगा, उपसर्ग आएगा, पेपर में क्या आएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में क्या उपसर्ग है, विज्ञान में शुरू में क्या जुड़ा है, बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान, शुरू में बी जुड़ा है ना, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, बी। आगे समझ में आपको आ गया। अशांति में क्या उपसर्ग जुड़ा है, आ धन शांति बराबर, आगे समझ में ऐसा होता है। ठीक है, उपसर्ग आएगा। और प्रत्यय, प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो लास्ट में जुड़ते हैं। बाला, पेपर में क्वेश्चन जाएगा बाला जोड़कर प्रत्यय बनाओ, तो दूध धन बाला बराबर दूध वाला। ठीक है, ऐसा होता है प्रत्यय। अगला समासिक पद, अगला क्या है, समासिक पद। पेपर में आपको समासिक पद भी आएंगे। अगला क्रिया के भेद, क्रिया के क्या बताना है आपको, भेद बताना है, क्रिया के भेद भी आपको आएंगे। शब्द युग्म, पेपर में क्या आएगा, शब्द युग्म आएगा। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से निकले हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, चंद्र, मुख, हस्त, जो बिल्कुल अच्छे अच्छे लगते हैं, बोलने में बिल्कुल अच्छा लगे, उसको तो बोलेंगे तत्सम। अब सूर्य को अपन ने बोल दिया सूरज, तो वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, चंद्र को बोल दिया अपन ने चंदा, तो वो भी क्या हो गया, तद्भव हो गया। मुख को बोल दिया अपन ने मुंह, तो वो भी क्या हो गया, तद्भव हो गया। हस्त को बोल दिया अपन ने हाथ, तो वो भी क्या हो गया, तद्भव हो गया। ठीक है, आंचलिक, आंचलिक शब्द आएंगे आपको, आंचल में बोले जाने वाले देहाती शब्द, खेड़ी भाषा वाले। ठीक है, वो भी आपको आएंगे। कहाँ रे, कहाँ जा रहे हो, कित क्या कर रहे हो, ये सब आंचलिक शब्द भी पता रहना चाहिए, है ना। एक देहाती शब्द मतलब ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अगला विज्ञापन लेखन आएगा 4 नंबर का। अब समझो विज्ञापन लेखन क्या होता है। मैं कई बार विज्ञापन बना के डालता हूं ना, अमन एजुकेशन सेंटर, छिंदवाड़ा की बेस्ट कोचिंग क्लास, बच्चा एक बार पढ़ेगा, इधर से मूर्ख बच्चा घुसेगा कोचिंग के अंदर, उधर से इंटेलिजेंट बच्चा निकलेगा। अमन एजुकेशन सेंटर डालते विज्ञापन आके। कई लोग डालते ना, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली क्रीम, करिया को करिया आएगा, चेहरे में चुपड़ेगा और गोरा का गोरा बन जाएगा। अरे विज्ञापन नहीं करते कई लोग, विज्ञापन नहीं करते क्या, थम्स अप, डर के आगे जीत है। तो वैसे ही आपको क्या आएगा मालूम है, आपको पेपर में क्वेश्चन जाएगा, पेपर में क्वेश्चन जाएगा, आपके गांव में बम विस्फोट किसी ने छुपा के रख दिया है, उसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए एक विज्ञापन तैयार करो। तो आप लोग बिल्कुल जनान पेंसिल से या फिर पेन से रंग बिरंगे तरीके से कैसे बनाओगे विज्ञापन, 4 नंबर मिलेंगे। एक बनाना डब्बा, सावधान, वार्निंग, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी गुड़िया, प्लास्टिक की गुड़िया, टिफिन के डब्बे, है ना, कंपास बॉक्स, कुछ भी अनचाही वस्तु मिले जिस पर आपको शक हो, तो तुरंत पुलिस को सूचना देवे, उसके अंदर बम हो सकता है। पुलिस को ऐसा फिर लिख के, है ना, उसके बाद फिर एक बम का चित्र इधर बना दिए, एक बम का चित्र इधर बना दिए। अगला आ गया, जीव जंतु और आवारा जानवरों की को प्यार देने के लिए एक वो बनाई है, विज्ञापन बनाई है। तो लिखिए ना, फिर बना लिए, क्यों मारते हो कुत्ते को, उनने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जानवरों को चोट ना पहुंचाइए, उन्हें बल्कि खाने पीने को दीजिए, वे भी आपकी तरह प्यार के भूखे हैं। ऐसा लिख दिए और जानवरों को चित्र बना दिए। मतलब जो प्रश्न पूछेगा उसी के अनुसार आपको क्या तैयार करना है, विज्ञापन तैयार करना है। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, विज्ञापन लिखने के लिए आएगा। इसके बाद अगला, आपकी जो क्षितिज वाली बुक है,
क्षितिज वाली बुक का गदखंड। पहले गदखंड का मतलब समझना। आपकी किताब में दो टाइप के पाठ होते हैं। पहले पाठ ऐसे होते हैं, समझना बारीकी से, पहले पाठ ऐसे होते हैं जो कहानी वाले होते हैं। कहानी लिखी रहती है, दो बेलों की कथा, हीरा मोती फलाना फक्का ढिमकाना रहता है। पहला रहता कौन सा वाला पाठ? कौन से रहते हैं? कहानी वाले पाठ। कौन से पाठ? कहानी वाले पाठ। जो कहानी वाले पाठ होते हैं ना, उन कहानी वाले पाठ को कहा जाता है गद्य। क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। जो कहानी वाले पाठ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। तो जितने भी कहानी वाले पाठ है उनमें से देखो क्या क्या आएगा। और कहानी वाले पाठ जो लिखते हैं ना, उनको कहते हैं लेखक। और जो पोयम वाले पाठ होते हैं, जिनमें कविताएं लिखी होती, दोहे वगैरह लिखे होते हैं, उनको कहते हैं पद। क्या कहते हैं? और उनको जो लिखते हैं उनको कहते हैं कवि। क्या कहते हैं? उनको कवि कहते हैं। तो गद्यखंड जो होगा, गद्यखंड वाले जितने पाठ है, जो पाठ आपके गद्यखंड वाले हैं, जैसे कि दो बेलों की कथा हो गया, उपभोक्तावाद की संस्कृति हो गया, जो है ना, तो गद्यखंड वाले जो आपके पाठ हैं उनमें क्या क्या आएगा? उनमें सबसे पहले लेखक परिचय आएगा। लेखक परिचय आपका पेपर में 4 नंबर का आएगा भैया। पहले समझ लेना लेखक परिचय क्या होता है। मान चलो कि दो बेलों कथा किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। तो आपको पेपर में प्रश्न पूछ लेगा, प्रेमचंद का जीवन परिचय निम्न आधार पर दीजिए। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रेमचंद की 2 रचनाएं। दूसरा लिखा रहेगा प्रश्न प्रेमचंद की भाषा शैली और प्रेमचंद का साहित्य में स्थान। ऐसा एक प्रश्न बन जाएगा। जीवन परिचय, लेखक, इसको बोलेंगे लेखक परिचय। तो प्रेमचंद्र की 2 रचनाएं कौन कौन सी है? एक रचना होगा उसकी गोदान, और एक और कौन सी है? एक रचना और कोई भी लिख देना। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं तो है, 2 रचनाएं लिख दिए। अब भाषा शैली, भाषा शैली सबकी जैसे लिख देना। प्रेमचंद की भाषा सरल है, प्रेमचंद की भाषा सहज है, प्रेमचंद ने मुहावर लोकोक्ति का प्रयोग करा है, प्रेमचंद ने देहाती शब्दों का प्रयोग करा है, प्रेमचंद ने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करा है। 4 पॉइंट लिख दिए, सब में वही चिपका देना। प्रेमचंद का आएगा तो उसमें वही लिख देना, किसी और का आएगा उसमें वही लिख देना। मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? लिख दिए इसको। फिर शैली, प्रेमचंद्र की शैली पहले लिख देना, वर्णनात्मक शैली। प्रेमचंद्र जी इतने ज्ञानवान थे, इतने ज्ञानवान थे, इतने ज्ञानवान थे कि भैया वो कठिन से कठिन चीज को भी सरल करके बता देते थे। वर्णनात्मक शैली सबकी सेम रहेगी। अगला साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान किसे लोगे? जब तक गंगा नदी इस भारत देश में प्रवाहित होते रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक प्रेमचंद्र जी का साहित्य में स्थान अमर रहेगा। है ना कि नहीं? ठीक है। बाकी में गाइड में जो लिखा है उसको लिख सकते हो, और याद नहीं कर रहे तो ऐसा लिख देना, ठीक है? लेकिन कोशिश ये करना कि गाइड के याद करके जाना तो अच्छा रहेगा। समझ में आ गया आपको? अगला देखना, लेखक परिचय याद कर ली। 4 नंबर का आना है बिल्कुल। लेखक परिचय, उसके नीचे 4 नंबर डाल लो लेखक परिचय के नीचे, ठीक है? कितने नंबर? 4 नंबर आना है। अगला व्याख्या। अब व्याख्या समझना, व्याख्या किसे कहते हैं? हिंदी का पेपर बहुत बड़ा आएगा बाबा, कितना याद करे हो उससे ज्यादा वैल्यू ये करता है कि 3 घंटे में कितना लिख करके आ रहे हो। मैंने एक बार कुछ याद करके नहीं गया, लेकिन दिमाग तेज चलता था मेरा, मैंने समझा था दिमाग से, खटाखट लिख करके आया। 3 घंटे में 30-35 पेज भरना पड़ता है, और रटा रट लिखना पड़ता है। 28-30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब तो छोटा हो गया पेपर, हमारे समय पे बहुत बड़ा आता था। तो तेज लिखना पड़ेगा और खटाखट हाथ चलाना पड़ेगा, तो ये कुछ हो पाएगा, ठीक है? है ना? और स्पीड बिल्कुल तेज पकड़ के रखना पड़ता है कि प्रश्न भी ना छूटे, राइटिंग खराब भी ना हो, और बिल्कुल पेपर सही समय पर कवर भी पूरा का पूरा हो जाए। उसके लिए हाथ बहुत तेज चलना चाहिए। तुमने कितनी पढ़ाई करे हो उससे वो उतनी मायने रखती, मायने जे रखता है तुम पेपर में लिख के क्या आते हो। किसी बच्चे ने दिन रात पढ़ाई करा, रात भर मेहनत करा, और पेपर में कच्चू लिख के जाओ, पेपर में मूंग रहा हो, हाँ नींद आ रही भैया, क्या करे, निपट जाएगा। और भाई एक बच्चा ऐसा है जिनने पढ़ाई थोड़ी कम करा है, नॉर्मल करा है, और जिनने खूब पढ़ाई भी करा, दिन रात मेहनत करा, वो ढंग से लिख करके भी आएगा तो वो टॉपर बन जाएगा, 80 में से 80 नंबर खींच लेगा वो। ये तुमको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ क्या तैयार करना है, ठीक है? अगला देखो, अगला व्याख्या। व्याख्या का मतलब जो होता है, आपका जो गद्य वाले पाठ है ना, गद्य वाले पाठ है, उनमें से कोई भी 4 लाइन उठाई जाएगी और लिख दी जाएगी, 4 लाइन, और नीचे लिखा रहेगा इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए। उसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, क्षितिज का ये वाला अध्याय है।
फिर प्रसंग, उस गद्यांश में जो चीज़ बताई गई है उसी को एक लाइन में लिखने को बोलेंगे प्रसंग, और उसको फिर डिटेल्ड में व्याख्या करने को बोलेंगे हम, उसका अर्थ व्याख्या करना। ठीक है, क्या करना? व्याख्या करना। कर लिए। अब क्षितिज का जो गद्यखंड वाले जो पार्ट है उनके आपको आंसर क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रश्नोत्तर भी आपको आएंगे। क्या आएंगे? प्रश्नोत्तर भी आपको आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? आपको प्रश्नोत्तर भी आएंगे। इसके बाद यहां पर देखना, अगला आपका क्षितिज का काव्यखंड। काव्यखंड बोलो या पदखंड बोलो, बात एक ही होती है, कविता वाले पार्ट। ठीक है, काव्य का मतलब कविता होता है। सुनो, इसमें एक चीज और रहेगा, गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं क्या होती है? गद्य की विधाएं होती है नाटक, बहुत सारी होती है, एकांकी, डायरी, रिपोर्टाज, है ना, ये कई सारी गद्य की क्या होती है? विधाएं होती है। नाटक हो गया, एकांकी हो गया, है ना, डायरी लेखन हो गया, ये गद्य की विधाएं होती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा नाटक किसे कहते हैं, फिर आपको लिखना पड़ेगा रंगमंच, नाटक मतलब नाटक चलता है ना मंच पे, रंगमंच पर कलाकारों के द्वारा किसी कहानी की एक्टिंग करना, मतलब उसको अपन नाटक कहते हैं। आए समझ में? पेपर में क्वेश्चन आया कहानी किसे कहते हैं, कहानी किसे कहा जाता है ना, ये सारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। ये सारे गद्य की कई सारी क्या होती है? विधाएं होती है। अगला है क्षितिज काव्यखंड, इसमें पद साहित्य का इतिहास आएगा। पद का मतलब होता है कविता। हिंदी भाषा कब से शुरू हुई? तो हिंदी भाषा कहाँ शुरू हुई मालूम है? आज बहुत साल पहले, आज से 1000 साल पहले सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए कौन सा युग आया? सबसे पहले आया था आदिकाल या वीरगाथा काल। सबसे पहले कौन सा था? आदिकाल या वीरगाथा काल। अपन पद साहित्य का इतिहास जान रहे, इतिहास मतलब प्राचीन, आदिकाल वीरगाथा काल। उस समय के जो कवि थे वीरता वाली कविता लिखते थे। चंद्रवरदाई, उन्होंने क्या लिखे? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल, वीरगाथा की कहानी। ठीक है, कैसे बिल्कुल 1000 हाथी का बल था, तो जो है ना वीरों की कहानी होती थी। फिर आदिकाल वीरगाथा काल, वीरों की गाथाएं गाई जाती थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान बहुत खतरनाक थे, मोहम्मद गौरी को 17 बार हराए युद्ध में, लेकिन 18वीं बार हार गए। मेरे कहने का मतलब जब पहली बार निपटा देना था ना, है ना कि नहीं? फिर कोई आता है कि भारत देश को गुलाम बनाने के लिए, है ना कि नहीं? आया आपको समझ में? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया वीरगाथा काल हो गया, उसके बाद आया भक्ति काल। फिर जो कवि लोग थे ना, शुरू में तो वीरता की कहानी लिखे, फिर उसके 200 साल बाद जो कवि आए उन्होंने भक्ति वाली कहानी लिखी। मीराबाई आई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मीराबाई, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुलसीदास आए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ, ये सब आए। ठीक है, तो कौन आए? कबीरदास आए भक्ति काल में। कबीरदास, कई सारी रचना लिख दी कबीरदास जी ने, है ना कि नहीं? ठीक है, ज्ञान की बात बताए तो भक्ति काल आया। क्या आया? भक्ति काल। भक्ति काल के प्रश्न आएंगे आपको। भक्ति काल को कितने वर्गों में बांटा गया? तो आप लिखोगे भैया भक्ति काल को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक भक्ति काल के जो कवि है, एक थे प्रेम मार्गी, एक थे ज्ञान मार्गी। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो भगवान को रियल रूप में मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो सगुण भक्ति में आते हैं। और जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं वो लोग काय में आते हैं? निर्गुण भक्ति में आते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला उसके बाद क्या है मालूम है? रीतिकाल आया। हालांकि वो रीतिकाल नहीं है, आधुनिक काल बस पढ़ना आपको। रीतिकाल, फिर भक्ति हो गई, फिर जितने भी कवि आए रीतिकाल के कवि, बोलो कौन सी आए? प्रेम वाले आए। वो तुमने प्रेम वाली कविता लिखे, है ना कि नहीं? नारी और नर के ऊपर प्रेम वाली क्या लिखे? कविता लिखे। तो उसको श्रृंगार काल भी कहते। क्या कहते हैं उसको? श्रृंगार काल, है ना कि नहीं? अगला है फिर आधुनिक काल। फिर क्या आया? आधुनिक काल आया। फिर भारत देश अंग्रेजों को गुलाम हो गया, तो फिर जो कवि आए वो आधुनिक काल वाले, उन लोगों ने थोड़ी जोशीली कविता लिखे की, देश प्रेम वाली कविता लिखा, अंग्रेजों को मार भगाओ करके। ठीक है, इसके बाद प्रगतिवाद पढ़ना है, छायावाद पढ़ना है, नई कविता, ये सब किसके अंग है? आधुनिक काल के अंग है। तो आपको सिर पे क्या पढ़ना है? आपको भक्ति काल पढ़ना है और आपको आधुनिक काल पढ़ना है। आधुनिक काल में भी प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता पढ़ना है। पेपर में प्रश्न जाएगा नई कविता के 4 कवि के नाम लिखिए और उनकी रचनाएं लिखिए। पेपर में प्रश्न जाएगा छायावाद की विशेषताएं लिखिए। ठीक है,
छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है? मैंने इसका कोड तैयार किया था जब मैं 10वीं में था। छायावाद के प्रमुख कवि कोड है सुसुजम। सुसुजम क्या है? लिख लो, छायावाद के प्रमुख कवि सुसुजम। ठीक है, छायावाद के प्रमुख कवि सुसुजम। सु से सुमित्रा नंदन पंत, एक सु से क्या जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, फिर एक सु से जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि का नाम है। पहला सु लिखा है सुसुजम, पहले सु से सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे सु से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर फिर जा से जयशंकर प्रसाद और माँ से महादेवी वर्मा। ऐसा याद करते हैं। हाँ, ये कोड रहते हैं बच्चों, कोई नहीं बताएगा, ना कोई कोचिंग वाला बताएगा, ना कोई यूट्यूब वाला बताएगा, अमन भैया बताएंगे तुमको। सुसुजम, पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, जो कोड हम बताते हैं वो कोई नहीं बताता है पूरे भारत देश। फिर सुमित्रा नंदन पंत, फिर जा से जयशंकर प्रसाद, सु से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर एक और सु से आएगा सुमित्रा नंदन पंत, है ना। फिर जया से जयशंकर प्रसाद और माँ से महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये कौन से कवि है? छायावाद के प्रमुख कवि है। छायावाद के प्रमुख कवि है। ये कोड बना करके इनको याद किया जाता है। महादेवी वर्मा, आप अपने अनुसार कोड बना सकते हो। ठीक है, हल्ला नहीं। अब सुनो, अब पेपर में आपको आएगा, सुनो हल्ला मत करो उधर। अब पेपर में आएगा कवि परिचय। कवि परिचय समझो, 4 नंबर का प्रश्न आना पूरी फुल गारंटी है। कवि परिचय क्या होता है? ये साक्ष्य एवं शब्द किसने लिखा है? कबीरदास ने लिखा है। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा और लिख लो क्या आएगा मालूम है? कबीरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। पहला 2 रचनाएं, तो कबीरदास जी की आपको 2 रचना लिखना है। तो कबीरदास जी की एक रचना है बीजक और एक आध रचना और कोई होगी वो लिख लेना। ठीक है, फिर अगला आता है भाव पक्ष और कला पक्ष। कबीरदास जी का भाव पक्ष लिखना पड़ेगा कि उन कबीरदास जी के मन में कौन कौन से भाव थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? कबीरदास जी के भाव। कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण ब्रह्मा को मानते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो निर्गुण ब्रह्मा को मानते थे, वो ज्ञान मार्गी शाखा कवि थे। कबीरदास जी ने कटु भाषा का प्रयोग करा है। कबीरदास जी ने बहुत कटु भाषा का प्रयोग करे, इतना कटु बोले कि पूछो मत, है ना कि नहीं? कबीरदास जी ने वो कई बार कई लोग को बोल देते थे, कई बार पंडित लोग की उटपटांग बोल दी। कई पंडित पूजा पाठ कर रहा है, कबीरदास जी आए और पंडित को क्या बोल दिए, ये क्या कर रहा है तू, फालतू काम में करके। मतलब बहुत वाले कवि थे वो, है ना। तो इस प्रकार से कवि पर थे। फिर साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान कैसे लिखोगे? जिस प्रकार मोतियों की माला को पिरोने के लिए धागे की बहुत जरूरत होती है, धागा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, उसी प्रकार साहित्य जगत को पिरोने के लिए कबीरदास जी की बहुत महान स्थान है, जो हो गया उनका साहित्य में स्थान। बाकी गाइड में मिल जाएगा आपको, उससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक, इसके बाद व्याख्या। आपको एक दोहा लिख देगा, वो करत करत कुछ भी लिख देगा। आपकी जो पाठ की पुस्तक है 4 लाइन उठा करके वो लिख देगा और नीचे बोलेगा वो क्या, इसके संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए। वो वाला आपका एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला आपको व्याख्या करने के लिए आएगी। अगला फिर इसके आपको आंसर क्वेश्चन आएंगे। आंसर क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, याद करना है। क्या याद करना है? आंसर क्वेश्चन याद करना है। अगला समझो यहाँ पर, अगला काव्य बोध। काव्य बोध आएगा आपको। काव्य बोध में क्या क्या आएगा? काव्य की परिभाषा। पेपर में पूछ लेगा काव्य किसे कहते, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आप उत्तर के लिखोगे काव्य की परिभाषा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, मैं घर जाता हूं, रस आया, आनंद आया, नहीं आया, मजा आया, नहीं आया ना, तो वो काव्य है क्या? काव्य यानी वो कविता है क्या? अब मैंने वहीं पर बोल दिया बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये जो मैंने बोला इसको पढ़ने में रस आया। सिंहासन हिल उठे राजबंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। वीरता के भाव आए,
आए, एक रस आया तो वो कविता है। तो काव्य की परिभाषा, काव्य का उत्तर क्या आएगा? रस युक्त वाक्य ही काव्य है। लिख लोगे ऐसा? ये पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, समझाऊंगा पूरा, ठीक है। अगला रस, रस भी पढ़ना है पूरे। अब रस किसे कहते हैं? रस अब भी पूछूंगा। किसी कविता को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बन जाएगा, क्या कहते हैं? रस। रस के प्रकार, रस कई प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, राम को रूप निहारत जाने कंगन के नकी पछाई की ताकि सब सुधी भूल कटे पर तारत नाही। अगला हास्य रस, हास्य रस जिसको पढ़ने में हंसी आई। डैडी ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, अरे बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, ये सब याद करना, हिंदी में आएंगे ये। इसके बाद यहां पे समझना, पेपर में प्रश्न आएगा दोहा छंद को उदाहरण से समझाइए। तो दोहा छंद आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोहा छंद पढ़ना है, सवैया छंद पढ़ना है। सवैया छंद आपको एग्जाम्पल याद भी करना है। सवैया छंद सब पढ़ाऊंगा मैं। चौपाई, चौपाई भी आपको याद करना है। चौपाई, ठीक है, चौपाई भी आपको आएगी पेपर में, चौपाई आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको चौपाई याद करना पड़ेगा और चौपाई की आपको विशेषताएं भी याद करना पड़ेगा। अगला मुक्तक छंद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपको आई पेपर में। अगला अलंकार कौन कौन से आएंगे समझो। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही शब्द बार बार आए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अगला रूपक अलंकार आएगा पेपर में। रूपक अलंकार जहां पर किसी की तुलना की जाए। राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा जी का चेहरा चंदा के समान खूब सुंदर है, खूबसूरत है, ठीक है। तो यहां पर एक की तुलना दूसरे से कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये आपको आएंगे पेपर में। उपमा अलंकार। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। अगला मानविकरण अलंकार पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है, इस आधार पर आपको पूरी की पूरी तैयारी करना है, ठीक है। तो गाइड हो, परीक्षा अध्ययन हो, परीक्षा प्रबोध हो, जो कुछ भी हो आपके पास है, याद करना शुरू कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।